Assalamu alaikum everyone. This is Haris Hanif from Tabani's School of Accountancy and I do teach paper PM, AA and AAA. आज मैंने अपने एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है जो कि जिसने बहुत अच्छी स्कोरिंग्स ली हैं अपने पूरे एसीसीए में अब तक फ्रॉम फाउंडेशन टिल एसीसीए पार्ट 2 और माशाल्लाह इसने 5 पेपर्स में पोजीशंस भी ली हैं। सो मैंने इसको इनवाइट किया है अली मुस्लिम मर्चेंट को जो कि टीएसए का क्या मैं ये समझता हूँ कि ये एसीसीए का एक स्टार स्टूडेंट है। इतनी अच्छी अचीवमेंट्स इसने जो गेन की है एसीसीए के एग्जाम्स में। तो द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस इंटरव्यू सेशन विद अली मुस्लिम इज दैट ताकि हम इनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें और बाकी सारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और जिन बच्चों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि एक्स पेपर मुश्किल है, वाई पेपर मुश्किल है, इसको अटेन कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं, पास कर सकते हैं या नहीं, तो इसलिए आई हैव इनवाइटेड अली मुस्लिम। अली मुस्लिम इज हियर। अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा अली, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी जो भी एसीसी की सक्सेसफुल जर्नी रही अब तक। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है, जो भी हमारे ये स्टूडेंट्स हैं एसीसी के, उनमें एक जो है ना वो कंफ्यूजन ये है कि एसीसी का F1 का पेपर मुश्किल है, F2 मुश्किल है, F3 मुश्किल है, कुछ बच्चों को लॉ मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को पीएम। अच्छा, पीएम के ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, जो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक हॉरिबल पेपर है। तो पहले तो जरा एक जनरल स्ट्रेटेजी जो है ना अली, आप जरा शेयर करें कि आपकी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी राइट फ्रॉम योर सबसे पहले तो पेपर वन, FA1, या हम्म जो भी आप अपना एक्सपीरियंस, जनरल नॉट पेपर स्पेसिफिक, जनरल स्टडी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। बाकी अगर शुरू से मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स स्टार्ट में जब मैं आया था तब तो टाइम भी हुआ करता था काफ़ी पढ़ने का, मतलब फुल टाइम स्टूडेंट थे। तो उस वक्त ये होता था कि सुबह वो क्लासेस लेते थे, जो तफरी मजाक कर लिया वो कर लिया, मतलब ये होता है, मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल होता है आपकी लाइफ में, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ के। मतलब पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, साथ तफरी मजाक बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए पहले से। तो उस वक्त मैं ये करता था कि मैं फिर शाम को 5 से 9 10 बजे तक तकरीबन फिर लाइब्रेरी में कवर कर लेता था जो चीज़ें होती थी दिन की। सही। साथ साथ कवर होता रहता था कोर्स, तो बर्डन नहीं होता था। फिर इवेंचुअली जब मैंने आहिस्ता 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 टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय फाउंडेशन मैंने जब जॉब ज्वाइन करी, तो फिर थोड़ा सा टाइम कम हो गया ऑफ कोर्स। फिर मैं ये करता था कि जॉब के बाद जाके घर में फिर मैं ऑब्जेक्टिव चले आता था, मतलब फिर मैं टाइम के बजाय, मतलब पहले ये होता था कम से कम 5 6 घंटे देने या 3 4 घंटे देने, फिर मैं चला गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब कम से कम एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। अब वो मेरे ऊपर है कि जितना मुझे क्वालिटी टाइम मिले, जितना जल्दी मैं कर सकूं, ये सब। लेकिन हमेशा से थ्रू आउट मेरा एम्फोसाइज जो रहा है वो स्टडी टेक्स्ट पर है ज़्यादा, कि कंसेप्ट तो पूरे हों। यहाँ पर आपको स्टॉप करता हूँ कि बच्चे जो है ना वो हम्म काफी ये पूछते हैं कि सर हमें कितना घंटे पढ़ना चाहिए। मेरा जो इनको हम्म एक आंसर होता है कि बेटा स्टडी को आप घंटों में मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल एक सही बात। टॉपिक है वो एक स्टूडेंट आधे घंटे में कवर कर सकता है, दूसरा एक बच्चा हम्म, है वही टॉपिक उसको 1.5 घंटा भी लग सकता है। सो इट डिपेंड्स। इस पे पहले जरा आप अपना कमेंट कीजिए। सही, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सबसे पहले तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो, आपकी पिकिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हो सकता है एक चीज़ किसी बंदे को आधे घंटे में समझ आ जाए, किसी को पूरा दिन लग जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि रादर देन के आवर्स स्पेसिफाई किए जाएं। ये मुझे एक दो पेपर बाद समझ आ गई थी कि इस तरह होना चाहिए कि जैसे मैं बुक को प्रेफर करता हूँ तो मैं बुक के चैप्टर्स अलॉट कर देता हूँ कि दिन में मुझे कम से कम हाफ चैप्टर करना है या फुल चैप्टर करना है, रिगार्डलेस ऑफ कितना टाइम लगे। हम्म। तो ये अप्रोच ज़्यादा सूटेबल रहती है कि कम से कम आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा होता है। अगर आप टाइम बेसिस पे चल रहे हो तो यू नेवर नो कि आपका उस टाइम के अंदर कितना सिलेबस कवर हो सकता है आप टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दो और आप उसको काउंट कर रहे हो कि आपने 5 घंटे पढ़ लिए। अच्छा, एक तो इट्स चीज बेटर कि आप कम से कम 1 2 घंटे दो, लेकिन कंसिस्टेंटली दो। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज आपने की थी कि आपका शुरू से फोकस होता है स्टडी टेक्स्ट के ऊपर, जहाँ से बात थोड़ी सी हमारी पॉज हो गई थी, वो जरा बताइएगा उसके बारे में, आप क्या कह रहे थे? अच्छा सर, मेरा हमेशा फोकस रहा है कि मतलब स्कूल टाइम से भी मुझसे रोट लर्निंग नहीं होती थी, मैं कंसेप्चुअल स्टूडेंट ज़्यादा था, मतलब कंसेप्ट्स को पिक करना मेरे लिए बहुत एसेंशियल होता था। तो जब से मैं आया हूँ तब से मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि लेक्चर्स ऑफ कोर्स ऑन टाइम लेने होते हैं, जब भी भले बंदा फिजिकल ले रहा हो, रिकॉर्डिंग्स ले रहा हो, हम्म। लेकिन साथ साथ नोट्स बिल्कुल नहीं। मतलब जो स्टडी टेक्स्ट होती है कैपलिन की, मैं प्रेफर करता हूँ फाइनेंशियल में कैपलिन और बीबीपी फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। तो उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ की कम से कम लॉजिक मुझे पता हो, ताकि मुझे रोट लर्न नहीं करना पड़े उस चीज़ को।
मिसाल के तौर पर अगर कुछ फॉर्मूला है या कोई चीज़ है, तो मुझे उसको रट्टा मारने के बजाय मुझे कम से कम ये पता हो कि उसकी वजह क्या है, कि अगर मेरे माइंड से स्लिप भी कर रहा हो ड्यूरिंग एग्जाम, तो मैं उसको मतलब जाके फिर डॉट कनेक्ट करते हुए पहुंच जाऊं उस चीज़ तक। तो अभी तक तो मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। ठीक है। अच्छा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है जो एसीसी के एग्जाम्स को लेके डिस्टर्ब है, देखिए, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन पर्पस आई एम शेयरिंग फ्यू थिंग्स विद यू, ताकि आप बच्चे भी मोटिवेट हो। देखिए, अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो बिलीव मी आप लोग भी कर सकते। दे आर द सेम स्टूडेंट्स। अब देखो, ये जो है, मैंने मार्च के जो, क्योंकि जून सेशन का तो अभी जाहिर सी बात है रिजल्ट आया नहीं है, और वो आने वाला है रिजल्ट। वैसे आई विश ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अ वेरी गुड लक, अली आपको भी और बाकी सारे बच्चों को भी, थैंक यू सर। फॉर द एग्जाम्स। अच्छा, ये बेटा हमारे मार्च 2023 के रिजल्ट्स है, पेपर पीएमक्यू। मेरे F8 के भी जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि डबल ए के और ट्रिपल ए के भी रिजल्ट्स हैं, दे ऑल एक्सीडेड द ग्लोबल पास रेट्स। और उसको सोशल मीडिया पे भी जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, और एक दो चैनल्स ने भी कवर किया था। एनीवेज, ये पीएम के कुछ हाई अचीवर्स हैं, और हमारे टीएसए के हाई अचीवर्स। और अली मुस्लिम जैसा आपका नाम ऑन टॉप, इसमें आपको लिखा हुआ है 89 परसेंटेज, और 86, 70, 60, 50 सब में यहाँ पर मौजूद है। और अली मुस्लिम, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एसीसी के पेपर पीएम में फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। 89 थैंक यू सर, परसेंटेज थैंक यू इन सो पेपर मच। पीएम F5, विच इज कंसिडर्ड टू बी द हॉरिबल पेपर बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ लोगों को आसान लगता है, जैसे मैं ये कहूँ, मुझे भी ये पेपर आसान लगता है। नॉट नॉट इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं पेपर पढ़ाता हूँ, बट इट्स कॉन्सेप्चुअल। बाकी मैं आपसे आपका इनपुट लेता हूँ अली। और अली मुस्लिम के हवाले से मैं एक और भी चीज बता दूं कि इसने माशाल्लाह 5 पोजीशंस ली हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसने ग्लोबल प्राइज विनर है एफ ए टू में आपके 100% नंबर आए थे। जी सर। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और एम ए टू में 98 परसेंटेज। और बाकी इसकी थी ग्लोबल पोजीशंस बनी थी पेपर F2 और एम ए टू में। और नेशन वाइड प्लेस विनर रहे हैं ये F4 में विद 96 परसेंटेज, पेपर F6 में विद 95 परसेंटेज, और पेपर F5 में 89 परसेंटेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दीज 5 पोजीशंस। मैं आपसे इस पोजीशन के पीछे की जो आपकी रेसिपी है उसके ऊपर भी आऊंगा। जैसा बल्कि आपने ये सारे पॉइंट्स तो बताइए, लेकिन स्पेशली जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है रिगार्डिंग योर पेपर F5 पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अली सर, मुझे इसके बारे में बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पेपर F5। सर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, और क्योंकि आप तो साथ ही थे मेरे पूरे जर्नी में, तो आप मतलब अग्री भी करेंगे। बेसिकली इस तरह हुआ था कि मैं F5 पे बहुत ज़्यादा एक होता है, मतलब मेरा हमेशा ये होता है कि 2 से 3 दफ़ा कम अज़ कम स्टडी टेक्स्ट करूँ, काफ़ी एक्सटेंसिव, मतलब इतना करके जाऊँ कि फिर मुझे कोई रिग्रेट ना हो आफ्टर पेपर के, काश का जो एलिमेंट आता है थोड़ा पढ़ लिया होता वाला। तो बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और कुछ कमिटमेंट्स की वजह से F5 में मैं इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया था। और ऊपर से कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह भी थे, तो जब मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया तो मेरा कुछ रह भी गया था थोड़ा सा पोर्शन, अराउंड 4 से 5 मार्क्स का। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टॉप और करूंगा उसके एक अलावा जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन बच्चों, हम्म, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि 4-5 नंबर का पेपर छूट गया था। तो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, पेपर छोड़ने से फेल नहीं होता, पूरा करने से पास भी नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ इज सेइंग कि इसका 5 नंबर का पेपर रुक गया था, तो छोड़ छूट गया था, तो अज्यूमिंग 95 परसेंटेज आपने अटेम्प्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें इस बच्चे के 89 नंबर आए। अच्छा, सेम केस वॉज विद एक और स्टूडेंट थी मेरी टीएसए की। उसकी भी फर्स्ट पोजीशन थी पेपर F5 में, उसका तकरीबन 12 नंबर का छूटा था, एंड शी स्कोर्ड पोजीशन फॉर नास फैशन। तो मैंने ये चीज बच्चों को बोलना शुरू की कि बेटा, पेपर छोड़ने से अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में पेपर छोड़ना शुरू कर दें। जो किया है वो आपका सही तरीके से होना चाहिए। पहली टिप ये है कि इस बात को अपने जहन से बच्चे सारे निकाल दें कि पेपर छोड़ने से रुक जाता है, पेपर गलत करने से फेल होता है। अच्छा, नहीं, कंटिन्यू करें, आपका 5 नंबर का पेपर रुक हम्म, गया था, मतलब छोड़ दिया था आपने। हाँ तो सर अच्छा, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह, हाँ उसकी रीज़न सर बेसिकली ये थी, मैंने एक ब्लंडर किया था, वो ये था कि मैं बेसिकली एक रिक्वायरमेंट में फंस गया था फर्स्ट ईयर क्योंकि। हम्म, तो एक मतलब वो था इंस्टिंक्ट कह लें क्या कह लें, कि बस ये ख़त्म होगा तो आगे जाते हैं आगे जाते हैं, उस चक्कर में मेरे तकरीबन आधा घंटा चला गया। हालांकि वो रिक्वायरमेंट 5 मार्क की थी और सेकंड ईयर क्यों काफ़ी इजी आया था, ROI RI वाला।
ठीक है। तो अगर मैं उस रिक्वायरमेंट में नहीं रुकता तो मेरा मतलब स्कोर इससे एक्सीड कर जाता। तो ये एक लेसन है, मतलब कहीं भी आप फंसे तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें उस पर, 4 से 5 मिनट देके आगे मूव ऑन कर जाएं। इवेंचुअली आपको या तो टुवर्ड्स द एंड टाइम मिलेगा तो आपको कुछ चीज़ें रिकॉल भी हो जाती हैं, वरना आपका पेपर जो आपको आता होगा वो तो आप कम से कम कंप्लीट कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे सर ने कहा, छोड़ने से पेपर आपका फेल नहीं होता। तो जो आ रहा है वो आप कंप्लीट करेंगे तो जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं इंशाल्लाह उससे एक्सीड करेंगे। पहली दूसरा चीज ये तो था हमें ये सर मेनली, कि वो पेपर सवाल आ रहा हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन के हम्म ऊपर जाए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो जाएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो कर लो। अब आपको लग रहा है मैं इस सवाल में फंस हम्म रहा हूँ, बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर। सेकेंडली सर ये था एक चीज़ कि मैंने एक चीज़ नोट करी है, F5 को लोग बहुत ज़्यादा सर पे सवाल कर रहे होते हैं। मैं एंड तक आपसे यही पूछता रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुश्किल क्या है इसमें, मुश्किल क्या है इसमें, आपको याद हो तो। यार मुझे याद है, आप ऐसा तो पूछ रहे थे। एंड हाँ, इनफैक्ट मैं आई तो वॉज उसकी वॉन्डरिंग कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मुझे मुश्किल नहीं लग रहा। तो मैं खुद डर रहा था कि अरे ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अवाम इससे डर रही है और आप इससे डर नहीं रहे। एग्जैक्टली सर, तो मैं वही समझ नहीं आ रहा था मुझे। इवेंचुअली आई रियलाइज कि उसकी वजह ये है कि मैंने जब F2, क्योंकि मैंने F5 की बुक जो स्टडी की थी हम्म। और F2 की भी करी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेम लगी वो। तो मतलब आई रियलाइज कि F5 इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ theoretical knowledge which we thought or learned in F2। तो मतलब क्योंकि अगर आप F2 डीप से, मतलब आप डीप में जाके पढ़ लो, आप उसको डिटेल में पढ़ लो, तो आपको F5 में इतना मसला नहीं होगा। हम्म। जो कि मोस्टली मैंने नोट किया है कि फाउंडेशन को लोग बहुत हल्का ले रहे होते हैं, बस पेपर निकाल दो, ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड है, तो फिर आके उनको स्किल में इसलिए फिर फर्दर इश्यूज आते हैं। हम्म। तो ये चीज़ मैंने नोट करी, इस वजह से हो सकता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगा था F5। और इवन मैं पेपर देकर आया था तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा। हम्म। लेकिन फिर जब मैंने एग्जाम परफॉर्मेंस देखी तो मुझे ये भी फील हुआ कि एग्जामिनर बहुत लाइट हार्टेडली चेक कर रहा है, मतलब पेपर वो आपको जेनरसली मार्क्स दे देता है अगर आपने सही लिखा हो, रिगार्डलेस कि आपने बहुत बड़ा ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो। हम्म। बस आपकी ड्राफ्टिंग, हाँ एक फर्दर पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा सर कि हम्म। ड्राफ्टिंग का काफ़ी इशू मैंने देखा था अपने कॉलीग्स में भी। मतलब मेरे साथ भी, मैं भी ग्रुप स्टडी जब कर रहा होता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, तब मैंने काफ़ी नोट किया है कि लोगों को अपना आंसर ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा होता, उनके माइंड में चीज़ें सब होती हैं और उसका बस आंसर प्रैक्टिस ही है मेरे ख्याल से, और तो कुछ नहीं है। कि प्रैक्टिस जितना करेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट्स जितना पढ़ेंगे, जैसा कि आपने कहा था MCQs और एग्जामिनर रिपोर्ट्स करनी है, वो हम्म। मैंने आखिरी दिन बैठ के सारी करी थी। तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। से MCQs भी आ गए थे 2-3, तो वो भी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, 6 मार्क्स का मतलब आपका एक प्री सीन मटीरियल से ही हो गया जैसे। हम्म। तो तो व्हाट ये डू थिंक, चीज़ें ये थी जो जो ये जो काफ़ी। लास्ट में मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस और एग्जामिनर रिपोर्ट की मैं करवाता हूँ, इज इट हेल्पफुल? डेफिनेटली सर, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा क्योंकि एग्जामिनर रिपोर्ट के जो MCQs होते हैं वो टफ वाले MCQs होते हैं बेसिकली, जो अक्सर बच्चों ने गलत किए होते हैं। तो क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाता है, जब आप पेपर देने जाते हो और आपको इतना मुश्किल नहीं लग रही होती चीज़, तो आप फील करते हो कि हाँ मेरी तैयारी ज़्यादा टफ की है तो मैं ये आराम से क्लियर कर सकता हूँ। सही, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं 5 के पढ़ रहे हैं, या जो बाद में पढ़ना चाह रहे होंगे, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपने इस पेपर के लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। तो लेकिन जो भी चीजें ना जो आपके टीचर आपको करा रहे हैं, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं या आप किसी और ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, टीचर की बात को फॉलो आपने जरूर करना है, क्योंकि टीचर एक एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रहा होता है। और मेरा मकसद भी यही है कि एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिसकी पोजीशन आई है, अब डेफिनेटली देखो हर बच्चे की तो पोजीशन नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको लर्निंग मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा लेसन ये है कि आपने अपने जहन में ये बात निकालनी है कि ये पेपर मुश्किल है। बिकॉज अगर आपने एक चीज अपने जहन में एक्सेप्ट कर ली है ना कि यार ये मुश्किल है, तो आप कुछ भी कर ले आपको मुश्किल लगेगा। आप पहले से अगर बोलना शुरू कर रहे हैं कि यार ये पेपर मुश्किल है, पास नहीं होता, उसका पास नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, तो ऐसा बेटा कोई जरूरी नहीं है उसका पास नहीं हुआ कि आपका पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करें, हर बच्चा एक डिफरेंट है। इतने सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए, इतने सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके नहीं आ सकते। मैं आपको एक मोटिवेशनल जो है ना वो बात करूं कि अगर आप पेपर पीएम में हैं, तो इसका मतलब आपने एफडी के 5 6 7 जितने भी आपके एग्जाम्स है वो आप पास करके इधर पहुंचे। दैट मीन्स यू पीपल आर हैविंग सम गट्स, आपके अंदर कुछ चीजें हैं दैट यू कैन डू इट। पहले तो आपने अपने जहन से जो है ये सारी चीजें आपने वाइप आउट कर ली है। सेकेंड पॉइंट ये है जो अली ने बताया, मैं भी अपने क्लास में बच्चों को ये कह रहा होता हूँ कि जो सवाल आए पहले उसकी तरफ जाओ।
तीसरा पॉइंट जो हमारी आज की जो ये मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला है कि आपने ड्राफ्टिंग को इम्प्रोवाइज करना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं भी आपसे बात करता हूँ कि ड्राफ्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया था आपने या किस तरह प्रैक्टिस की थी, क्योंकि F5 में दो CRQs आते हैं जिसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की चीजें और कुछ कैलकुलेशंस की। इग्नोरिंग द कैलकुलेशंस, इंटरप्रिटेशन की तरफ जरा आओ कि हाउ वाज योर प्रैक्टिस। अच्छा सर, बेसिकली मुझे इसमें एक हेल्प ये हुई थी क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स सिंस द स्टार्ट ऑफ ACCA। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इंटरप्रेट करना चीज़ें। तो उसने मुझे एक एज दिया था कि मैं बेसिकली इंटरप्रिटेशन में मुझे ये लगता है कि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप रादर देन रोट लर्निंग आप थोड़ा रियलिस्टिक मतलब अप्रोच लगाएं कि क्या होना चाहिए। हम्म। मिसाल के तौर पे कॉस्ट बढ़ रही है, तो जो केस उन्होंने दिया हुआ है उसको कंसिडर करते हुए रियलिस्टिकली क्या वजह हो सकती हैं चीज़ें। जो कि मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स उस तरफ लैग कर जाते हैं थोड़ा, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज पे इतना घुस चुके होते हैं कि वो फिर रियल लाइफ से इतना रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है इसका जो सॉल्यूशन है, जो मैंने भी शुरू में ऑब्वियस सी बात है, एक तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे थे तो मुझे अंदाज़ा होगा किस तरह होनी चाहिए ड्राफ्टिंग, और एक आपने भी बताया था बिल्कुल हम्म। ड्राफ्टिंग का जो पैटर्न होता है किस तरह। तो मैंने उसके बाद उसको अप्लाई करते हुए जो किट के पीछे के आंसर्स होते हैं वो मैंने दो तीन डिटेल में रीड करे थे अलॉन्ग विद एग्जामिनर के जो रिमार्क्स होते हैं। हम्म। तो उसने वो रिमार्क्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो अक्सर बच्चे मेरे ख्याल से इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर वो ये बताता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बच्चे कर रहे हैं और वो गलत है। तो उसमें आपको ये भी बता रहा है कि ये आप कर रहे हो और ये गलत है, ये आप नहीं करो। तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल के मतलब फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप एक दो दो तीन CRQ जो कि टफ हैं, थोड़े से लेंदी लग रहे हैं आपको, उसके आप वो रिमार्क्स पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी में काफ़ी हेल्प हो सकती है, जो कि मुझे बिल्कुल हुई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था टुवर्ड्स द एंड कि मैं काफ़ी ज़्यादा CRQs कर सकूं। हम्म। तो बस मैंने लिमिटेड करे थे, लेकिन मैंने उनको भी इतना डिटेल में करा था कि बाकियों में मुझे मसला ना हो। यानी कि आपने एक प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं की थी, टॉपिक सारे कवर किए थे हम्म, और क्वालिटी प्रैक्टिस की थी। क्वालिटी प्रैक्टिस का मतलब होता है एग्जैक्टली। कि जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। अच्छा, और हम्म। व्हाट डू यू थिंक एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? मैं तो हमेशा हर क्लास में कहता हूँ रीसेंट दो तीन एग्जामिनर रिपोर्ट जरूर पढ़ा करो। आपको याद होगा आप लोगों की क्लास में भी कहता जी सर, बिल्कुल कहा था। सर एग्जामिनर दो रिपोर्ट तीन तो मतलब बेर मिनिमम होते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर एटलीस्ट, रिपोर्ट। मिनिमम एटलीस्ट। हाँ एग्जैक्टली exactly। लेकिन वो बड़ा डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो अगर कोई मतलब इवन आखिरी दिन में या सेकंड लास्ट डे में भी 2 से 3 घंटे निकाले तो सारी एग्जामिनर रिपोर्ट्स कवर कर सकता है इजीली। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सारे पे जाएं तो अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि उसमें रैंडम टॉपिक से आ रहे होते हैं MCQs और डिटेल भी लिखी हुई होती है। सही। और सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तो मेरा तो हमेशा ये अप्रोच है कि ये सारे कवर करूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी एक एडवाइस है रिलेटेड टू पेपर F5, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त F5 के ऊपर बात कर रहे हैं। हम F8 की बात नहीं कर रहे हैं, मैं किसी और पेपर की बात नहीं कर रहा। वो समडे अदर मैं आप लोगों को अलग अलग टिप्स दे दूंगा। इस वक्त F5 के ऊपर मैं ये स्टूडेंट्स को सजेशन ये देता हूँ कि जो सवालात CRQs में थ्योरेटिकल बेस्ड हैं उसको आप बच्चे टाइप जरूर करें। मतलब खुद से हम्म, टाइप जरूर करें, नया सवाल ट्राई जरूर करें। कि जैसे मैं असाइनमेंट देता हूँ तो बच्चे कुछ असाइनमेंट नहीं कर रहे होते, असाइनमेंट बेटा लाजमी किया करें। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्वेश्चन नंबर एक, टॉपिक का एक सवाल मैंने करा है, दूसरा करा है, तीसरा असाइनमेंट पे दिया। तो जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप लोगों ने लाजमी करने होते हैं। अली, आप करते थे असाइनमेंट? अब आप हाँ बोलोगे या सर ना बोलोगे, लेकिन सही बताना। नहीं, आपने मैं ना सही बोला, बता रहा हूँ। क्या असाइनमेंट करते बिल्कुल थे? मैंने बिल्कुल मैंने एक दो में डंडी मारी थी, जो कि और फैक्ट है, चलो झूठ एक नहीं दो डंडी बोलूंगा, तो लेकिन करे थे मैंने। इग्नोर कर देना। करे भी थे मैंने। करे बाकी थे जो मैंने। असाइनमेंट्स दिए थे, फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन दिए थे तो एक दो में डंडी मारी थी। एटी जी परसेंट जी, तो बाकी तो असाइनमेंट करे होंगे थे। ना। उसके अलावा मैंने सर, आपने कुछ क्वेश्चन नए वाले मैंने स्किप किए थे जो आपने दिए थे, लेकिन स्पेशली जो आप क्लास में कराते थे क्वेश्चन वो मैं लाजमी री अटेम्प्ट करता था, सही। ताकि मेरा कम से कम कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो के। मेरे असाइनमेंट के हिसाब से ऊपर आओ, सर असाइनमेंट पे आओ, CRQ। पहले असाइनमेंट पे डंडी नहीं मारो। असाइनमेंट 80% तो होते थे। हाँ 80% तो होते थे। चले ठीक एटी है, परसेंट इसको होते कर थे। लेते एक्सेप्ट। अभी आपने बोले 80% तो मान ही लेते। खैर, असाइनमेंट तो वो चेकिंग का सिलसिला भी है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि ये मार्च के टाइम में थे। तो एनीवेज, असाइनमेंट जो है ना, दैट्स मस्ट। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट आपको लाजमी करने हैं। जी, कैरी ऑन विद हम्म। योर न्यू पेपर्स प्रैक्टिस। हाँ सर, वो मैं ये कह रहा था कि जो मतलब एक बार आप क्लास में करते हैं, जो सर मतलब आपके जो भी फैसिलिटेटर हैं, ट्यूटर हैं, उनकी मदद से जो आप CRQs करते हैं,
उसको क्लास में जाके घर जाके अगर आप री अटेम्प्ट करें तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होता है। ये चीज़ आपने सिखाई थी और ये प्रैक्टिकली जब मैंने यूज़ करी, इवन ऑडिट में भी अभी जो दिया है मैंने हम्म। इंशाल्लाह, उसमें भी मैंने जो यूज़ करा था उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी कि इनिशियली ये दो पेपर बहुत हाइप कंसिडर किए जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एक्सपेक्टेशन से कि मुश्किल है ये वो सराउंडिंग से सुनते हुए। तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो काफ़ी मतलब नेसेसरी होता है मेरे ख्याल से। इवन आपको मतलब गट्स आने के लिए कि आप कर सकते हो ये चीज़। तो आप जब वही चीज़ जो एक दफ़ा आपने करी हुई है अपने टीचर की हेल्प से, वो जब आप खुद परफॉर्म करते हो जाके, तो वो चीज़ वहाँ से कंपनसेट होती है मेरे ख्याल से। तो मुझे इससे भी सराउंडिंग काफ़ी हेल्प हुई सराउंडिंग की थी। जो हाइप होती है कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, इसको हम्म। बहुत मुश्किल है, ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी सारी, क्या उस सराउंडिंग हाइप को सुनना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब व्हाट्स योर हम्म। एक्सपीरियंस? सर मेरे ख्याल से हमेशा हर चीज़ को लॉजिकली देखना चाहिए कि लॉजिक क्या क्यों मुश्किल है। हम्म। मैंने जितना भी सुना था, वो जो बच्चे थे वो मैंने फिर एनालाइज किया कि जो भी ये बोल रहे थे कि मुश्किल है, उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सेल्फ प्रॉब्लम होती थी, मतलब टुवर्ड्स द स्टार्ट। तो एक बंदे को जिसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ी वीक हो या थोड़ा उसको इश्यूज हो उसमें, तो ऑफ कोर्स उसे फिर मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स थोड़ा सा हॉन्ट करेंगे, इट्स मतलब नेचुरल। जिसको फाइनेंशियल में थोड़ा सा इशू हाँ, होगा उसको F7 थोड़ा सा करेगा, लेकिन वैसे अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड पेपर नहीं है, मतलब क्वाइट जो सीक्वेंस चल रही है उसी की तरह का है। जो एसीसी ने बल्कि मुझे तो सिलेबस दिया, काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। हाँ जो एसीसी ने सिलेबस दिया उसी में से एग्जामिन होगा ना। अब फॉर एग्जैक्टली सर। एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वेरिएंस, हमने सीधे वेरिएंस हम्म। पढ़े, अगर उसने रिवर्स पूछ लिया तो बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, तो अगर कोई एफडी का बच्चा यहाँ पर ये हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो बेटा आप लोगों की एक लेसन ये है कि जो आपकी बेस है ना, यानी MA1 MA2 F2, FA1 FA2 F3, उसको बहुत आपने अटेंशन से पढ़ना है। मतलब आधे से ज्यादा बच्चों की यही एक साइकोलॉजी रहती है कि यार किसी भी तरीके से जुगाड़ बता दो कि हमारे 50 आ जाए, पास हो जाए, घर वाले खुश हो जाए, नया मोबाइल मिल जाएगा हमें गिफ्ट के तौर पे, और हम खुश हो जाएंगे। तो बेटा आप एसी से कर रहे हो, ठीक है, आप एसी से कर रहे हो, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपने रटना है और आपका पेपर पास हो गया। इसमें हर चीज दूसरे पेपर से जाके कनेक्टेड है। फाउंडेशन लेवल के जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्चुअल से चीजें पढ़नी पड़ेगी, बहुत कॉन्सेप्ट्स के साथ, स्पेशली पेपर F2, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लग रहा होता है, जैसा स्टडी ने भी कहा। और क्योंकि मैं भी एक अरसे तक F2 पढ़ाता हूँ अभी भी, कभी कभार जो है वो F2 के कुछ सेशन ले लेते हैं। और वेबिनार्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफी वो जो है उसकी जो है ना अच्छी खासी व्यूवरशिप है मेरे F2 के वेबिनार्स की। तो बेटा F2 के हवाले से मैं आपसे बताऊं, मैंने तो इतना F2 पढ़ा है, इतना F5। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों का ये जो एटीट्यूड है ना कि यार हम पास हो जाए, उसको निकाल दें, कुछ सीख ले, समझ ले, पास क्या अच्छे नंबर भी आप स्कोर कर सकते। तो ये एक आपके पास लेसन है कि आपने रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना। अच्छा अली, जरा मुझे इतना बता दो F5 के हवाले से कि जैसे देखो मैंने भी स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ, अब जो बैच अभी चल रहा है उनको मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा कि आपको बेटा कॉस्टिंग से एक केस होती क्यों आती है, एक CRQ हम्म। परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स आता है, उसको अपनी लाजमी जो है वो रीड आउट करना है। अली एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम एग्जाम 3 आवर्स, जो 3 घंटे 15 मिनट है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बात करें। अच्छा सर, बेसिकली मैंने एक चीज़, इससे पहले कि मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट की, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मैंने एक चीज़ नोट करी है 5 के अंदर कि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव मतलब पार्ट है, जो कि MCQs और OTQs होते हैं, अगर वो किसी के थोड़े टफ आए, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द वे आए, या होता है एक पार्ट लाजमी F5 में थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो हम्म। आपके CRQs लाजमी का थोड़ा बहुत इजी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो और ये वाइस वर्सा चलता है, अगर आपके CRQs थोड़े मुश्किल है तो वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आसान होगा। तो काफ़ी बच्चे ये हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि MCQs अचानक से इतना ज़्यादा मतलब कोई मुश्किल आ जाता है, तो वहीं से उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। हम्म। तो आई वुड सजेस्ट कि हम्म। ऐसे उसमें फिर वो जल्दी जल्दी आगे स्विच करते हुए जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको करते हुए, या तो CRQs कर ले पहले, यहाँ पे मतलब कम से कम आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है उन 3 घंटों में। वरना क्योंकि आप भले जितना भी पढ़ लें, वो 3 घंटे मैटर करते हैं कि आपने उसमें क्या परफॉर्म किया। ठीक है। अगर आप उन 3 घंटों में वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सके तो आपके फिर 3 महीनों का कुछ फायदा नहीं हुआ ऐसे, अगर देखा जाए हम्म। इफेक्टिवली तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे। सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट का सर ये था कि मेरा एम ये होता है कि जैसे मार्क्स के हिसाब से एक तो होता है हमारा नॉर्मल, जैसा आपने ही बताया था 1.8 मिनट्स पर मार्क जो होता है।
उसके अलावा लेकिन मैं थोड़ा सा मार्जिन रखता हूँ एक्स्ट्रा सीआरक्यू के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से रखना चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि एमसीक्यूज में आप टाइम सेव कर सकते हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हम्म। हैं। लेकिन सीआरक्यूज में कुछ कुछ जगह हो जाती है, जैसे थियोरेटिकल हो जाता है, आपको प्लानिंग में थोड़ा टाइम लगता है या ड्राफ्टिंग में लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एमसीक्यूज 30 मिनट्स में एमसीक्यूज और 30 मिनट्स में ओटीक्यूज कर लूँ, और 2 घंटे में सीआरक्यू के लिए छोड़ दूँ। ये मेरा आइडियल होता है। सही। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैं मतलब 10-5 मिनट ऊपर लग जाते हैं, तो लेकिन बेयर मिनिमम मैं कोशिश करता हूँ कि कम अज़ कम 1 आवर 35 मिनट्स या 1 आवर 40 मिनट्स तो मेरे पास सीआरक्यू के लिए रहें, ठीक है। ताकि मैं फिर रिव्यू भी कर सकूँ और उसमें आपने सब जो कुछ। प्रैक्टिस की थी, आई एम अज्यूमिंग कि आपने दोनों एग्जाम किट्स किए हैं, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करता हूँ दोनों एग्जाम किट से एमसीक्यू जरूर करें। इज इट सो? डेफिनेटली सर किए थे। F5 में मैंने दोनों एग्जाम किट्स की थी, बीईपी कैपलन को। ठीक है, दैट्स नाइस। सीआरक्यूज और मैंने कैपलन के करे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेक्शन दोनों का किया था। दोनों से किए थे। ठीक है। अच्छा, और जो हमारी क्लासरूम की जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है, जैसे जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, क्या आपको लगता है ये रिकॉर्डिंग्स कुछ हेल्पफुल देती हैं? जैसे हम अपनी जो, मैं सब। रेगुलर क्लास की रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइव प्लस हम्म। रिकॉर्डिंग्स। सब बिल्कुल रहती है, बल्कि मैंने रिवीजन के वक्त भी काफ़ी उनसे हेल्प ली थी। मेरा ये मतलब एक है, कह लें आपके अप्रोच ये है कि मैं फिजिकल क्लासेस के बाद अगर उनकी रिकॉर्डिंग ली जाए तो वो काफ़ी अफेक्टिव होती है, रादर देन कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग से जाएं। मतलब ऑफ कोर्स फिजिकल क्लासेस का वो मतलब वो नहीं होता, ऑल्टरनेटिव नहीं हो पाता उस तरह का। लेकिन ये अप्रोच मुझे ज़्यादा बेहतर लगी थी, क्योंकि आपने एक चीज़ ऑलरेडी ली हुई, आप उसको मतलब वापस से कर रहे हो, तो आप अच्छा रिवीजन हो जाता है, आपके माइंड में वो चीज़ काफ़ी इनबिल्ट हो जाती है। लेकिन हमारे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से ही पढ़ रहे होते हैं। तो हम्म। उनके लिए भी एक ये चीज है कि एक दफा रिकॉर्डिंग्स आपने ली, टेक इट एज योर फिजिकल क्लास, कंसीडर इट, लेकिन उसी लेक्चर को शाम को दोबारा आपको रिवाइज करना है, तो आपके पास एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग्स सही अवेलेबल। बात है। एक ये सिलसिला भी है। और कुछ, चलिए कोई जनरल टिप्स अगर आप कुछ देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को जो अपकमिंग आगे आने वाले जो F5 के एग्जाम्स के बच्चे हैं, तो उनको क्या आप हम्म। एग्जाम जनरल टिप्स देना चाह रहे हैं? सर एक मैं देना चाहूँगा खास, वो ये थी कि जारगन्स थोड़े से मतलब इम्प्रूव अगर कर सकें तो करें, कि रादर देन के हाई लो गुड बैड और इस तरह की चीज़ें, मतलब क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं जारगन्स वगैरह जैसे। तो अभी से अगर आप वो स्टार्ट कर देंगे तो अभी भी आपको उसका बेनिफिट होगा, मतलब एग्जामिनर की तरफ से वगैरह, और आगे जाके ऑफ कोर्स होगा। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कर लें और थोड़ा सा ड्राफ्टिंग पे। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली अकम्प्लिश, तो कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से F5 के इतने हार्ड मुझे नहीं लगे कि उस पे बच्चों को ज़्यादा मसला हो रहा हो। मेन दो चीज़ें जो मुझे फील हुई कि उनको प्रॉब्लम आता है, वो एक इंग्लिश पे और एक ड्राफ्टिंग पे आता है। हम्म। आई थिंक हमें 1 मिनट वेट करना चाहिए, आई थिंक अजान हो रही है, जस्ट अ मिनट। जी सर, हो गया। जी स्टूडेंट्स, जो अजान हो गई है। अच्छा जी बेटा, अब क्या कह रहे थे आप अली, रिगार्डिंग इंग्लिश इम्प्रूवमेंट? अच्छा, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि अब आप इंग्लिश का अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ के पढ़ना शुरू कर लें। भाई अपनी किताब पूरी पढ़ लो, उसमें आपकी अच्छी खासी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब उसमें ये होता है कि आप इंग्लिश का कुछ मैटर पढ़ो, कैप्टन बीबीबी की इटसेल्फ इंग्लिश मतलब काफ़ी अच्छी कंसिडर होती है, तो अगर आप उसको भी समझ के पढ़ लो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी उससे भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, तो नोट्स और बुक के अलावा मैंने टेक्निकल आर्टिकल्स जो होते हैं सर एसीसी के, उनसे भी काफ़ी हेल्प ली थी। मतलब काफ़ी बच्चों को उस रिसोर्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो मतलब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत मतलब डिटेल में लिखे गए होते हैं। हाँ। तो जो भी मतलब आपको टॉपिक मसला कर रहा हो, आप वहाँ से बिल्कुल मतलब लिंक कर सकते हैं। काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी इसने हेल्प करी थ्रू आउट माई जर्नी। अच्छा, अब इस और जो डॉक्यूमेंट्स है बेटा, इसमें मैं स्टूडेंट्स में एक चीज ऐड करता चलूँ कि हमारे पास एक तो टेक्निकल आर्टिकल्स है, और एक होता है आपके पास रीड द माइंड ऑफ द मार्कर, और एक आपके पास डॉक्यूमेंट ये होता है कि जिसमें एग्जामिनर ने एक्चुअली दो स्टूडेंट्स के आंसर्स को मार्क करके मार्क्स दिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लाजमी पढ़ना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल जी होते हैं सर। किसी की साइट पे। और अली, बस एक जनरली कुछ कमेंट्स स्टूडेंट को, बिल्कुल जनरल कमेंट्स रिलेटेड टू पेपर पीएम। बस सर यही था, मतलब टिप्स की जहाँ तक बात थी, तो
उसको बस इतना सवार नहीं करे मेरे हिसाब से, तो सर पे मुझे लगता है काफी स्टूडेंट F5 सुन के ही वो मतलब हो जाते हैं कि यार ये कुछ अलग ही सीन है। हाँ, तो बस बस ये करें, लेकिन ये है कि मेरा आपने एक घबराना मेरी एक नहीं है। एडवाइस है। एग्जैक्टली exactly। बस मेरी एक एडवाइस थी, लेकिन वो हर किसी का अपना वो होता है ओपिनियन, वो आप मतलब इट्स अप टू देम कि वो मतलब करना चाहे या नहीं। कि मेरे हिसाब से F5 को अगर आप पहला पेपर चूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट गुड, मतलब थोड़ा सा वो मेच्योर पेपर है F5, तो इट्स बेटर कि आप एक दो पेपर पहले स्किल के दे दें, उसके बाद आप F5 में है तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे एग्जैक्टली। कि देन कुछ आई ऑल्सो क्या एडवाइस कि पहला सबसे पेपर। पहले आपको पेपर FR PX एंड देन पेपर PM देना चाहिए। जी सर, अच्छा, और एग्जैक्टली यही स्टूडेंट्स, फॉलो किया था मैंने। थैंक यू सो मच अली, आपने जो है ना अच्छी बच्चों को गाइडेंस दी है। और जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो F5 के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, बेटा नंबर 1 आपने घबराना नहीं है। नंबर 2 आपने चीजों को सही तरीके से लेकर चलना है। नंबर 3 आपके पास ये है, दिमाग में पहले से क्रिएट नहीं करनी परसेप्शन ये पेपर मुश्किल है। फिर आप कुछ भी करते रहे वो आपको पेपर जिंदगी भर मुश्किल ही लगता रहेगा, क्योंकि आपने एक चीज मान ली है ना, एक चीज आपने एक्सेप्ट कर ली कि यही है। तो इस तरह की चीजें नहीं है। अच्छा, मैं अपनी इस मीटिंग को कंक्लूड कर रहा हूँ बिल्कुल एक मोटिवेशनल अंदाज में, कि आप इतने सारे पेपर आप इमेजिन करें, जब आप फाउंडेशन लेवल के लेवल में थे, फाउंडेशन में आपके कितने ऐसे क्लासमेट्स थे जिनसे नहीं हो पा रहा था, आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, 5वीं लेवल तक। तो इसका मतलब यू पीपल हैव समथिंग, यू पीपल हैव सम गट्स, आप ये काम कर सकते हो, यू आर केपेबल। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आप यहाँ तक पहुंचे, आप आगे भी कर सकते हो और आप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। थैंक यू सो मच अली फॉर योर थैंक यू सर, थैंक यू वैल्यूएबल सो मच। एडिशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो बाकी जो है स्टूडेंट्स, बाकी जो स्पेसिफिक अगर कोई क्वेरीज है, सो यू पीपल कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस एट TSA। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।